10 घंटे बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के परिणाम आएंगे। यूपी समेत 14 राज्यों की 48 सीटों के उपचुनाव का परिणाम भी आएगा। उससे पहले आज दस्तक देता सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर परिणाम में दिखी तो फिर रिजॉर्ट राजनीति शुरू हो सकती है। सवाल का कारण यह है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने अपने अपने नेताओं को कहा है कि जैसे ही आपको जीत मिले मुंबई आ जाना, और मुंबई में विधायकों को सुरक्षित ठहराने का इंतजाम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज की रात बहुत भारी है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि कौन जीतेगा, चिंता यह भी कि फिर से कहीं बार बार शपथ ग्रहण तो महाराष्ट्र में फिर से देखने को नहीं मिलेगा। जनता भूली नहीं, 2019 से 2022 के बीच 4 बार शपथ ही तो महाराष्ट्र में हुई। 5 साल पहले साल 2019 तारीख यही 23 नवंबर थी, जब अचानक जनता को सुबह सुबह खबर मिली कि फडणवीस अजित पवार ने राजभवन में शपथ ले ली। इंस्टेंट बनी सरकार, इंस्टेंट बनकर चली भी गई थी। 80 घंटे थी उम्र उस सरकार की, जहां 28 नवंबर को फिर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2.5 साल बीते तो अचानक एक दिन जून 2022 में बस में विधायकों को लेकर उद्धव से बगावत करके एकनाथ शिंदे निकल पड़े थे। 30 जून 2022 को फिर महाराष्ट्र की जनता को नया सीएम, नई सरकार मिली थी। इसीलिए अब की फिर से जब महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे हैं तो जनता का मन इन आशंकाओं के समंदर में गोते लगाता है कि कहीं फिर से बसें तो नहीं निकल आएंगी, फिर से रिजॉर्ट के कमरे तो नहीं बुक हो जाएंगे, फिर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट वाली भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता गुरुवार को ही शनिवार के नतीजों के बाद की रणनीति को लेकर होटल में बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और जी परमेश्वरा को महाराष्ट्र में कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर भेज रही है। अभी से विपक्षी महाविकास अघाड़ी में ही ज्यादातर अपने विधायकों को बचाने के मंथन में जुट जाने की वजह केवल ये नहीं कि 5 साल में इन्हीं को सबसे ज्यादा झटका लगा, वजह ये भी कि सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की 61 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यानी इन सीटों पर किसी भी गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है। कांटे की टक्कर में अगर मामला फंसा तो उद्धव और शरद पवार की पार्टी को आशंका है कहीं उनके ही विधायक न टूट जाएं। और इसकी वजह ये, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अगर कुल 95 प्रत्याशी उतारे हैं तो उनमें से केवल 27 प्रत्याशी यानी 28% उम्मीदवार वो हैं जो जून 2022 में पार्टी टूटने के बाद उद्धव के साथ आए हैं। इन 27 में से भी 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के पुराने नेता हैं। 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2024 में ही उद्धव की पार्टी में शामिल हुए हैं। 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी अक्टूबर में ही पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी उद्धव की पार्टी से बहुत से उम्मीदवार ऐसे जिनका विचारधारा या उद्धव से सीधे जुड़ाव का कनेक्शन है। तो क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे को लगता है कहीं जीतने के बाद उनके नेता टूट तो नहीं जाएंगे? ऐसी ही आशंका में एनसीपी शरद पवार का गुट भी हो सकता है। इसे पवार की पार्टी के प्रत्याशियों के एक्सरे से समझिए। कुल प्रत्याशी हैं 86, जिनमें 31 प्रत्याशी वो हैं जो जुलाई 2023 में एनसीपी में टूट होने के बाद शरद पवार के साथ आए हैं। इन 31 में से भी बीजेपी से आए 10 नेता को शरद पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। 2024 में पार्टी में शामिल हुए 28 नेता कैंडिडेट बने हैं। अकेले अक्टूबर महीने में ही एनसीपी में शामिल हुए 18 नेता ऐसे हैं जो चट पार्टी में आए और टिकट पाए हैं। तो क्या इनमें से ही टूटने का डर शरद पवार की पार्टी को फिर लग रहा है? 5 साल पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल मुख्यमंत्री वाले ऐसे वादे का दावा कर दिया कि बहुमत के बावजूद उस गठबंधन की सरकार नहीं बनी। 5 साल बाद परिणाम से पहले वो किस्सा इसलिए याद हम आपको दिला रहे हैं क्योंकि अब की बार भी किसी गठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के दौरान साफ नहीं किया। तो दस्तक देता सवाल यह है कि क्या कल जब दोपहर तक सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी तो मुख्यमंत्री का निर्णय भी हो जाएगा या फिर पेच फंस जाएगा? 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा है
और 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाना है। 72 घंटे के भीतर क्या नई सरकार बन जाएगी या फिर कांटे की टक्कर हुई तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासत फंस जाएगी और सीएम के चेहरे पर राजनीति फंसी और 26 नवंबर तक सरकार नहीं बनी तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? तो अगर महायुति जीती, मुख्यमंत्री कौन होगा? फिर से शिंदे या सीएम की जगह पिछली बार डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस या अब तक 5 बार उप मुख्यमंत्री ही बनते आ रहे अजित पवार? अब तक लगातार महायुति यही कहती आई है, फैसला तो नतीजों के बाद होगा। आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही। आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा आहे। हमारी महायुति में ये बात पक्की हो गई है कि सीएम के प्रस्ताव पर, नाम पर फैसला ये चुनाव के बाद होगा। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम है, सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, सरकार मैंडेट मांग रही है, नई सरकार चुनकर आती है तो वापस सीएम का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारे तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। ये तीनों नेता बैठेंगे और तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूं। अभी ऐसा कोई भी जवाब नहीं देने का, अभी 20 तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा जवाब देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी और वो हम आगे जाके दिखाएंगे और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना, क्या करना। लेकिन अब जब नतीजे आने वाले हैं तो शिंदे की पार्टी से मंत्री शंभूराज देसाई चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो शिंदे ही बन जाएं। आमचं कायमच सगळ्यांचं एकमत आहे की शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आलं तर मुख्यमंत्रीपदी माननीय मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे मुख्य नेते हे एकनाथजी शिंदे साहेबच असावेत, हे आमचं मत आहे। परंतु याचा अंतिम निर्णय हा महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसून घेतील। ऐसी ही चाहत अजित पवार की पार्टी के नेता जताते हैं। इन तीनों पक्षों में मैं कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका बता रहा हूं कि मुझे लगता है मेरे पार्टी का नेता महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। वो शिंदे सेना को लगता है एकनाथ जी फिर से करे, बीजेपी को लगता है देवेंद्र जी फिर से करे, उस तरीके से मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने एक्सपोज डाली अजित पर्व और मुझे विश्वास है कि हम वो जो मेरा ख्वाब है, जो मैंने ख्वाब बुना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पिछली बार तो डिप्टी सीएम पद न चाहकर भी देवेंद्र फडणवीस को स्वीकारना पड़ा। इस बार क्या होगा? जबकि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा गया और शिंदे की पार्टी केंद्र की सरकार में भी सहयोगी है। हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला, दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे। कुछ ऐसा ही असमंजस महाविकास आघाड़ी के बीच काउंटिंग से पहले दिखता है, जहां कांग्रेस एक तरफ दावा करती है 12 घंटे में चेहरा मुख्यमंत्री का फाइनल कर देंगे अगर जीत गए तो। घंटे के अंदर में सीएम का घोषणा होगा। 48 तास रहते हैं, 48 रिजल्ट के बाद में तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फिर महाविकास आघाड़ी का होगा। दूसरी तरफ नाना पटोले और संजय राउत के बीच की बयानबाजी आप सुनिए। आपको मुख्यमंत्री पद को लेकर नतीजे से पहले पर्दे के पीछे चलती खींचतान का एहसास हो जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। दोनों तरफ अपने अपने चेहरों को चमकाने में होती इस सियासत में सच्चाई यही कि कुल 48 से 72 घंटे ही दोनों गठबंधन के पास है। अगर 26 नवंबर तक फैसला नहीं हुआ
तो फिर कुछ दिन मामला लटक भी सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 26 तारीख तक ही है और तब राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। पर इस बीच क्या फिर विधायकों को खींचने तोड़ने की राजनीति ही महाराष्ट्र में दिखेगी? कांटे की टक्कर अगर महाराष्ट्र में हुई तो क्या महिला वोटर इस बार कल आने वाले परिणाम में महत्वपूर्ण फैक्टर सिद्ध होंगी? विशेषकर उन 50 सीटों पर निगाह रखना बहुत जरूरी है जहां दावा है कि इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक है। क्या महाराष्ट्र में एनडीए के लिए लाडली बहना योजना वही कमाल कर सकती है जैसे मध्य प्रदेश में किया था? क्या महाराष्ट्र में महिला वोटर ही शनिवार के नतीजों में सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती हैं? दो सवालों की वजह। महाराष्ट्र में इस बार बम्पर मतदान में महिलाओं की वोटिंग। महाराष्ट्र में इस बार कुल 66.05% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों ने 66.84% वोट किया, महिलाओं ने 65.22%। बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र की 50 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के वोट प्रतिशत से ज्यादा रहा है। इसीलिए आपको शनिवार को आते नतीजों में यह ध्यान लगाकर देखना है कि जिस महाराष्ट्र में पिछली बार हर चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत 50 सीटों पर बढ़ने से क्या बाजी पलट सकती है? क्षेत्रवार देखें तो मुंबई में 24, ठाणे कोकण की 15, पश्चिमी महाराष्ट्र की 6, मराठवाड़ा की 3, खानदेश की 1, विदर्भ की 1 सीट पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। आप सोचेंगे इससे जीत हार पर कैसे असर पड़ेगा, इसीलिए मुंबई के क्षेत्र से समझिए। यहाँ महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई इलाके में महायुति केवल 2 सीट जीत पाई। 4 सीट उद्धव गुट के प्रभाव से महाविकास आघाड़ी ने जीती। अब सवाल है, क्या इसी मुंबई क्षेत्र में जहां 24 विधानसभा सीट आती है, वहां महिलाओं का वोट एनडीए को सफलता दिला सकता है अगर लाडली बहना योजना का असर यहाँ होता है? ये लाडली बहना को बहुत बदनाम किया उन्होंने। ये लालच दे रहे क्या, ये खरीद कर रहे कि खरीदी कर रहे क्या, रिश्वत दे रहे क्या बहनों को, महिलाओं को, ऐसे कई बातें उन्होंने की। इस लाडली बहना को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि लाडली बहना हमारी सरकार आने के बाद हम बंद करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जितनी भी योजना शुरू की है उसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और जो दोषी है उनको जेल में डालेंगे। मतलब हमें भी जेल में डालने की बात वो करते हैं क्योंकि सरकार में हम हैं। तो लाडली बहनाओं के विरोध में जो बात करने वाले, उस योजना को बंद करने वाले ये लोगों को लाडली बहना सही समय पर सही सबक सिखाएगी